क्या आपने कभी सुना है कि चंपा षष्ठी की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन की हर परेशानी स्वयं मिट जाती है? दर्शक बंधु, क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सफलता आपके हाथ नहीं लग रही? क्या घर में बिना वजह कलह रहती है या फिर बीमारियों ने घेर रखा है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो आज का यह वीडियो खास आपके लिए है। आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं, वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह साक्षात भगवान शिव के रौद्र और कल्याणकारी रूप मार्तंड भैरव की पावन गाथा है। शास्त्रों में बताया गया है कि चंपा षष्ठी, जिसे हम स्कंद षष्ठी भी कहते हैं, यह वो दिन है जब स्वयं महादेव ने अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए अवतार लिया था। इस कथा की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसे केवल सच्चे मन से सुन लेने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप झलकर भस्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में चंपा षष्ठी की यह दिव्य कथा गूंजती है, वहां से नकारात्मक शक्तियां, दरिद्रता और दुर्भाग्य हमेशा के लिए अपना रास्ता बदल लेते हैं। यह कथा आपके जीवन में अटके हुए कार्यों को पूरा करने की शक्ति रखती है और परिवार में सुख शांति का वास लाती है। तो दोस्तों, आज आप अपने जीवन के कुछ अनमोल पल निकालकर इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। काम तो जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन भगवान की कृपा पाने का ऐसा संयोग बार बार नहीं मिलता। अपने मन को शांत कर लीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ मेरे साथ इस चमत्कारिक यात्रा पर चलिए। आइए भगवान मार्तंड भैरव का नाम लेकर इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब हम कोई कथा बीच में छोड़ते हैं, तो हम केवल शब्द नहीं छोड़ते, हम उस आशीर्वाद को अधूरा छोड़ देते हैं जो शायद ईश्वर ने खास हमारे लिए ही भेजा हो। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को अंत तक सुनकर ही सफल बनाएं। यदि आपका हृदय भी इस बात से सहमत है, तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक में बदलिए। चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस कथा के शुभारंभ का साक्षी बनिए। तो चलिए पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कथा के सागर में प्रवेश करते हैं। शाम के 7 बज चुके थे। रवि ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसका माथा ठनक गया। पूरे ड्राइंग रूम में सामान बिखरा हुआ पड़ा था। सोफे के कुशन जमीन पर इधर उधर लुढ़क रहे थे और टेबल पर झूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। रवि दिन भर ऑफिस की भागदौड़ और काम के बोझ से बुरी तरह थक चुका था। उसे उम्मीद थी कि घर आते ही उसे सुकून मिलेगा, लेकिन यहां तो हालत कुछ और ही थी। उसने अपनी अटैची एक कोने में रखी और सोफे पर बैठने के लिए जगह बनाने लगा। तभी उसकी नजर सामने वाले कमरे की तरफ गई, जहां से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थीं। यह उसकी पत्नी सुमन थी, जो पिछले 1 घंटे से अपनी किसी सहेली के साथ फोन पर गप्पे मारने में व्यस्त थी। रवि ने एक गहरी सांस ली और अपनी टाई ढीली करते हुए सोफे पर बैठ गया। उसने जोर से आवाज लगाई, सुमन, जरा 1 गिलास पानी तो देना। लेकिन सुमन अपनी बातों में इतनी मग्न थी कि उसे रवि की आवाज सुनाई ही नहीं दी, या शायद सुनकर भी उसने अनसुना कर दिया। रवि को प्यास लगी थी, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि उठकर खुद पानी ले ले। वह वहीं बैठा रहा, अपनी बंद आंखों से दिन भर की थकान को महसूस करता रहा। करीब 10 मिनट बीत गए। सुमन कमरे से बाहर निकली, लेकिन उसके हाथ में पानी का गिलास नहीं, बल्कि अभी भी मोबाइल फोन ही था। वह चलते चलते बात कर रही थी। हाँ, अरे नहीं, मैंने तो वह साड़ी ऑनलाइन देखी थी, बहुत ही महंगी लग रही थी, लेकिन मैं तो उसे खरीद कर ही रहूंगी। रवि ने सुमन की तरफ देखा। सुमन ने रवि को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। न उसने यह पूछा कि दिन कैसा रहा, न ही पानी के लिए पूछा। वह बस सोफे के दूसरे कोने पर बैठ गई और अपनी सहेली से बात करती रही। रवि का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसने थोड़ा कड़े स्वर में कहा, सुमन, मैं कब से पानी मांग रहा हूं, क्या घर में मुझे पानी भी खुद उठकर लेना पड़ेगा? सुमन ने रवि की बात सुनी और अपनी सहेली से कहा, अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूं, यहां महाभारत शुरू होने वाली है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और उसे सोफे पर पटकते हुए बोली, क्या है रवि, आते ही शुरू हो गए? देख नहीं रहे मैं जरूरी बात कर रही थी। और पानी क्या आप खुद नहीं ले सकते? मैं भी दिन भर काम करके थक जाती हूं, मैं कोई मशीन नहीं हूं। रवि ने हैरानी से उसे देखा।
दिन भर काम? सुमन, घर का हाल देखो जरा। सुबह जो कपड़े मैंने यहां छोड़े थे वो अभी तक यहीं पड़े हैं। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते की प्लेट्स अभी तक रखी हैं। बच्चे कहां हैं कुछ पता नहीं, और तुम कह रही हो कि तुम थक गई हो। सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ, आज काम वाली बाई नहीं आई थी तो क्या मैं झाड़ू पोंछा करने लग जाती? मेरी भी अपनी एक क्लास है, सोसाइटी में मेरी इज्जत है। मैं नौकरानियों की तरह काम नहीं कर सकती। और बच्चे बच्चे ऊपर अपने कमरे में खेल रहे होंगे, उन्हें डिस्टर्ब करना मुझे पसंद नहीं। आप हर वक्त इतनी किचकिच क्यों करते रहते हैं? रवि को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह झगड़ा नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि बहस करने से बात और बिगड़ जाएगी। वह चुपचाप उठा और रसोई में जाकर खुद पानी पी लिया। जब वह वापस आया तो सुमन टीवी का रिमोट हाथ में लेकर चैनल बदल रही थी। रवि उसके पास बैठा और शांति से समझाने की कोशिश की। सुमन, बात काम करने या न करने की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। हम दोनों को मिलकर घर चलाना है। मैं बाहर खटता हूं ताकि हम अच्छे से रह सकें, लेकिन घर को संभालना भी तो जरूरी है। अगर तुम घर पर ध्यान नहीं दोगी तो बच्चे क्या सीखेंगे? सुमन ने टीवी की आवाज तेज कर दी और बिना रवि की तरफ देखे बोली, ओह प्लीज रवि, अब आप मुझे लेक्चर मत देना। आप ऑफिस से आते हैं तो अपनी बॉस वाली आदत यहीं साथ ले आते हैं। मैं घर पर रहती हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपकी गुलाम हूं। मुझे भी अपनी लाइफ जीने का हक है। मेरी सहेलियां किटी पार्टी में जाती हैं, घूमती हैं, और एक मैं हूं जो इस घर में कैद होकर रह गई हूं। रवि ने अपना माथा पकड़ लिया। यह रोज का ड्रामा बन चुका था। जब भी वह कुछ समझाने की कोशिश करता, सुमन उसे अपनी आजादी और हक की लड़ाई बना देती। रवि ने ठंडे दिमाग से पूछा, अच्छा, इन बातों को छोड़ो। आज महीने की 25 तारीख है। मैंने तुम्हें बिजली का बिल जमा करने के लिए पैसे दिए थे, क्या तुमने जमा कर दिया? आज आखिरी तारीख है। सुमन एकदम से चुप हो गई। उसका चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। उसने टीवी की आवाज कम की और नजरें चुराते हुए बोली, वह बिल तो मैं जमा करना भूल गई। रवि ने अविश्वास से उसे देखा। भूल गई? सुमन, 5,000 रुपए का बिल है और लेट फीस अलग से लगेगी। और वो पैसे कहां हैं जो मैंने दिए थे? सुमन ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और झिझकते हुए बोली, वो दरअसल आज मेरी फ्रेंड शालिनी का जन्मदिन था। हम सब लंच पर गए थे। वहां थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया। मैंने सोचा बिल तो अगले महीने भी जमा हो जाएगा, या फिर आप अपनी सैलरी से दे देना। रवि को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। सुमन, तुम होश में तो हो? वो पैसे बिल के लिए थे, पार्टी उड़ाने के लिए नहीं। तुम्हें पता है मेरी सैलरी आने में अभी 5 दिन बाकी हैं और मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ घर खर्च के लिए पैसे बचे हैं। अब मैं यह बिल कैसे भरूंगा? और अगर बिजली कट गई तो? सुमन ने भी तपाक से जवाब दिया, तो क्या हुआ? एक दिन लंच पर चली गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने कोई चोरी कर ली हो। आप कमाते किस लिए हैं? क्या मैं अपनी खुशी के लिए 2,000 रुपये भी खर्च नहीं कर सकती? आप बहुत कंजूस होते जा रहे हैं रवि। शादी से पहले तो आप ऐसे नहीं थे। रवि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। कंजूस? मैं कंजूस हूं? सुमन, मैं अपनी जरूरतों को मारकर, पुराने कपड़े पहनकर, टिफिन में ठंडी रोटियां खाकर पैसे बचाता हूं ताकि तुम और बच्चे अच्छे से रह सकें। और तुम उन पैसों को अपनी झूठी शान के लिए उड़ा देती हो। यह पहली बार नहीं है। पिछले महीने तुमने बच्चों की स्कूल फीस के पैसों से नया मेकअप सेट खरीद लिया था। आखिर तुम चाहती क्या हो? सुमन खड़ी हो गई और रवि की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं एक अच्छी जिंदगी चाहती हूं रवि। मुझे यह मिडिल क्लास वाली पाई पाई का हिसाब रखने वाली जिंदगी नहीं चाहिए। मेरी सहेलियों के पति उन्हें हर महीने शॉपिंग कराते हैं, डायमंड गिफ्ट करते हैं, और आप एक बिजली के बिल के लिए इतना हंगामा कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है अपनी सहेलियों को यह बताने में कि मेरे पति क्या करते हैं। रवि को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिया हो। जिस पत्नी के लिए वह दिन रात एक कर रहा था, आज वही उसे अपनी शर्म का कारण बता रही थी। घर का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। बस टीवी पर चल रहे किसी विज्ञापन की आवाज आ रही थी। तभी ऊपर की सीढ़ियों से धम धम की आवाज आई। उनका 10 साल का बेटा आर्यन दौड़ता हुआ नीचे आया। उसके हाथ में एक टूटा हुआ टैबलेट था और वह जोर जोर से रो रहा था। मम्मी, मम्मी, देखो ये क्या हो गया? सुमन ने आर्यन को देखा और चिल्लाई,
क्या तोड़ दिया अब तुमने? तुम्हें कोई चीज संभलती नहीं है? आर्यन रोते हुए बोला, मैं तो बस गेम खेल रहा था, ये हाथ से फिसल गया। मम्मी, पापा से कहो ना नया दिला दें, मेरे सारे दोस्तों के पास नया वाला मॉडल है। सुमन ने रवि की तरफ देखा और ताने वाले अंदाज में बोली, लो सुन लो अपने लाडले की बात, अब इसे भी समझाओ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, या फिर इस पर भी चिल्लाओगे जैसे मुझ पर चिल्ला रहे थे। रवि ने आर्यन के हाथ से टूटा हुआ टैबलेट लिया। यह उसने पिछले साल ही आर्यन के जन्मदिन पर अपनी बोनस की रकम से दिलाया था। स्क्रीन पूरी तरह चटक चुकी थी। रवि ने आर्यन के सिर पर, नहीं मुझे अभी चाहिए, आप हमेशा मना करते हो, आप गंदे हो। और वह रवि के हाथ से टैबलेट छीनकर वापस ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गया। जाते जाते उसने पास रखे गुलदस्ते को धक्का दे दिया, जो गिरकर चकनाचूर हो गया। रवि हताश होकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। घर की यह हालत, पत्नी का यह व्यवहार और बच्चों के बिगड़ते संस्कार, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां गलती कर रहा है। क्या उसकी परवरिश में कमी थी या उसकी कमाई में? सुमन ने टूटे हुए गुलदस्ते को देखा और बड़बड़ाने लगी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, यह भी फोड़ दिया। यह 2000 का गुलदस्ता था। अब बैठिए और सोचिए कि पैसे कहां से आएंगे। मैं तो जा रही हूं सोने, मेरा मूड खराब कर दिया आपने। सुमन पैर पटकते हुए अपने बेडरूम की तरफ चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। रवि ड्राइंग रूम में अकेला रह गया। चारों तरफ बिखरा सामान, टूटा हुआ कांच और उसके मन में बिखरे हुए सपने। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन खाना बनाने वाला कोई नहीं था और न ही उसे खाने की इच्छा थी। वह उठा और कांच के टुकड़े उठाने लगा। एक एक टुकड़ा उठाते हुए उसे अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आ रहे थे। तब सुमन ऐसी नहीं थी। वह समझदार थी, घर का ख्याल रखती थी। लेकिन पिछले 2 सालों में जब से वह इस नई सोसाइटी में आए थे और सुमन ने कुछ अमीर सहेलियां बनाई थीं, उसके रंग ढंग पूरी तरह बदल गए थे। उसे अब हर चीज ब्रांडेड चाहिए थी, हर हफ्ते पार्टी चाहिए थी। रवि की मेहनत और उसकी मजबूरियां उसे अब दिखाई नहीं देती थीं। कांच समेटकर रवि ने डस्टबिन में डाला और थके कदमों से किचन की तरफ बढ़ा। फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें कुछ बासी सब्जी पड़ी थी। उसने वही निकाली और गर्म करने लगा। तभी उसका फोन बजा। यह उसकी मां का फोन था, जो गांव में रहती थी। रवि ने खुद को संभाला, चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाई और फोन उठाया। हाँ मां, प्रणाम। रवि ने कोशिश की कि उसकी आवाज सामान्य लगे। खुश रहो बेटा, मां की कमजोर लेकिन स्नेह भरी आवाज आई। कैसा है तू? और बहू बच्चे कैसे हैं? बहुत दिन हो गए, तेरी आवाज सुने तो सोचा फोन कर लूं। रवि की आंखों में नमी आ गई। यहां उसका अपना परिवार उसे समझने को तैयार नहीं था, और वहां दूर बैठी मां सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए तरस रही थी। उसने गला साफ करते हुए कहा, सब ठीक है मां, बस काम में थोड़ा व्यस्त था। तुम कैसी हो? बाबूजी कैसे हैं? हम तो ठीक हैं बेटा, बस तेरी याद आती है। सुन, एक जरूरी बात करनी थी, मां ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। तेरे बाबूजी की दवाइयां खत्म हो गई हैं और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा है। अगर थोड़े पैसे होते तो। रवि का दिल बैठ गया। एक तरफ बिजली का बिल, दूसरी तरफ घर का खर्च, और अब यह। लेकिन वह अपने माता पिता को कैसे मना कर सकता था? उन्होंने ही तो उसे पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया था। तुम चिंता मत करो मां, रवि ने तुरंत कहा। मैं कल सुबह ही पैसे भिजवा दूंगा, तुम बाबूजी का ख्याल रखना। फोन रखने के बाद रवि वहीं किचन के स्लैब पर झुक गया। उसने वादा तो कर दिया था, लेकिन पैसे आएंगे कहां से? क्रेडिट कार्ड की लिमिट लगभग खत्म थी। दोस्त भी कब तक मदद करते? उसे लगा जैसे वह किसी गहरे चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। उधर बेडरूम में सुमन अपने फोन पर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स देख रही थी, बेखबर कि उसका पति बाहर किन चिंताओं से जूझ रहा है। उसके लिए जीवन का मतलब सिर्फ आज की खुशी और दिखावा रह गया था। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि जिस डाली पर वह बैठी है उसी को काट रही है। रवि ने जैसे तैसे 2 रोटी खाई और वहीं ड्राइंग रूम के सोफे पर लेट गया। बेडरूम में जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वह और झगड़ा नहीं चाहता था। रात के सन्नाटे में घड़ की टिक टिक उसे और ज्यादा परेशान कर रही थी। उसकी आंखों से नींद गायब थी। वह छत को घूरते हुए सोच रहा था कि क्या इसी तरह उसकी पूरी जिंदगी कट जाएगी? क्या कभी सुमन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा?
या फिर कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा? तभी बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। रवि ने घड़ी देखी। रात के 11 बज रहे थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने खिड़की से झांक कर देखा। एक पुलिस जीप उसके घर के सामने आकर रुकी थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। पुलिस यहां? उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकला। जीप से एक इंस्पेक्टर उतरा और रवि के घर की तरफ बढ़ा। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। इंस्पेक्टर ने रवि के पास आकर पूछा, क्या आप ही रवि कुमार हैं? जी हां, रवि ने हकलाते हुए कहा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर ने एक गंभीर नजर रवि पर डाली और फिर उसके घर की तरफ देखा। हमें आपके घर से एक शिकायत मिली है, इंस्पेक्टर ने कहा। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिकायत? कैसी शिकायत? और किसने की? क्या सुमन ने गुस्से में आकर कुछ कर दिया या आर्यन ने? उसके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंध गए। कैसी शिकायत सर? रवि ने डरते हुए पूछा। इंस्पेक्टर ने अपनी टोपी ठीक की और एक कागज निकालते हुए बोला, यह तो थाने चलकर ही पता चलेगा। अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। एक ही शाम में उसकी जिंदगी में इतना कुछ हो गया था और अब पुलिस। उसने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा, जहां सुमन शायद अब भी अपने फोन में व्यस्त थी और आर्यन सो चुका था। उसे नहीं पता था कि यह रात अभी उसके लिए और कौन से नए इम्तिहान लेकर आने वाली थी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रवि के हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके घर पुलिस आएगी। उसने हकलाते हुए पूछा, सर प्लीज मुझे बताइए कि बात क्या है। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो एक साधारण सा नौकरी पेशा आदमी हूं। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर ने रवि को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, गलतफहमी है या नहीं, यह तो थाने जाकर ही पता चलेगा। हमारे पास कृष्णा ज्वेलर्स की तरफ से शिकायत आई है। उनका कहना है कि आपकी पत्नी ने वहां से 1 लाख रुपए का डायमंड सेट खरीदा था और जो चेक दिया था वह बाउंस हो गया है। और जब उन्होंने पेमेंट के लिए फोन किया तो आपकी पत्नी ने उन्हें गालियां दी और धमकी दी। दुकानदार ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। 1 लाख रुपए का डायमंड सेट। यह सुनते ही रवि के कानों में जैसे कोई बम फट गया हो। उसे चक्कर आने लगे। उसने तो ऐसा कोई चेक साइन ही नहीं किया था। और 1 लाख रुपए? उसके खाते में तो मुश्किल से 10,000 रुपए थे। रवि अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि घर का मुख्य दरवाजा जोर से खुला और सुमन बाहर निकल आई। सुमन ने पुलिस की जीप और वर्दी वालों को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर डर की जगह गुस्सा था। वह चिल्लाई, यह क्या तमाशा है? इतनी रात गए मेरे घर के सामने पुलिस क्या कर रही है? रवि, आप इनसे बात क्यों कर रहे हैं? कहिए इन्हें यहां से जाने के लिए। इंस्पेक्टर ने सुमन की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, मैडम, तमाशा हम नहीं, आप कर रही हैं। आपने ज्वेलरी शॉप वाले के साथ फ्रॉड किया है। चेक बाउंस होने पर पैसे देने की बजाय आपने दुकानदार को धमकाया। यह एक गंभीर अपराध है। हमें आपको और आपके पति को थाने ले जाना पड़ेगा। सुमन ने अपनी कमर पर हाथ रखा और हेकड़ी दिखाते हुए बोली, अरे जाइए जाइए, देख लिया आपका कानून। वह दुकानदार चोर है। उसने मुझे खराब क्वालिटी का सेट दिया था। मैंने उसे कहा था कि मैं पेमेंट रोक दूंगी। इसमें पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? और आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मेरे चाचा विधायक के दोस्त हैं। अभी एक फोन लगाऊंगी तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। रवि ने घबराकर सुमन का हाथ पकड़ लिया। सुमन, चुप हो जाओ। तुम पुलिस इंस्पेक्टर से कैसे बात कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा मामला कितना गंभीर है? तब तक शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी अपनी छतों और बालकनियों पर निकल आए थे। शर्मा जी, वर्मा जी और सामने वाले गुप्ता जी सब अपने घरों से झांक रहे थे। रवि को शर्म से पानी पानी होना पड़ रहा था। जिस सोसाइटी में वह अपनी इज्जत बनाने की कोशिश कर रहा था, आज वहां पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी पत्नी इंस्पेक्टर से बहस कर रही थी। इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। उसने रवि की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, देखिए मिस्टर रवि, मैं यहां शराफत से बात करने आया था, लेकिन आपकी पत्नी का रवैया ठीक नहीं है। अगर आप अब भी मेरे साथ थाने नहीं चले और पेमेंट का सेटलमेंट नहीं किया तो मुझे अभी के अभी अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा। दुकानदार ने कॉल रिकॉर्डिंग भी जमा की है जिसमें मैडम गालियां दे रही हैं। रवि ने इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सर प्लीज, मेरी इज्जत का सवाल है।
मैं कसम खाता हूं, मुझे इस खरीदारी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं कल सुबह ही सबसे पहले ज्वेलरी शॉप जाऊंगा और उनका पाई पाई चुका दूंगा। प्लीज आज रात हमें बख्श दीजिए। मेरे बच्चे सो रहे हैं, अगर वे जाग गए तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। रवि की हालत देखकर इंस्पेक्टर को थोड़ा तरस आ गया। उसने रवि को एक नोटिस थमाया और चेतावनी देते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको कल सुबह 10 बजे तक का वक्त देता हूं। अगर कल सुबह 10 बजे तक दुकानदार ने अपनी शिकायत वापस नहीं ली और पेमेंट क्लियर नहीं हुआ तो मैं सीधा यहां आऊंगा और आप दोनों को हथकड़ी लगाकर ले जाऊंगा। और मैडम को समझा दीजिएगा, पुलिस से जुबान लड़ाना भारी पड़ सकता है। इतना कहकर इंस्पेक्टर अपनी जीप में बैठा और चला गया। जीप के जाते ही वहां गहरा सन्नाटा छा गया। पड़ोसी अभी भी फुसफुसा रहे थे। रवि ने किसी की तरफ नहीं देखा और सुमन का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद करते ही रवि का सब्र का बांध टूट गया। उसने सुमन का हाथ झटक दिया और चिल्लाया, यह क्या था सुमन? 1 लाख का हार, और वह भी मुझे बिना बताए? तुमने चेक कैसे दिया? मेरे चेकबुक का इस्तेमाल तुमने किया? सुमन ने अपनी कलाई सहलाते हुए कहा, हां, किया तो क्या हुआ? आप तो कभी मुझे कुछ दिलाते नहीं। मेरी सहेली नीता ने नया सेट लिया था तो मुझे भी चाहिए था। मैंने सोचा आप धीरे धीरे पैसे भर देंगे। मुझे क्या पता था वह दुकानदार इतना नीच निकलेगा, सीधा पुलिस के पास चला जाएगा। रवि ने अपना सिर दीवार पर दे मारा। सुमन, तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे खाते में पैसे नहीं हैं, यह तुम्हें पता था। चेक बाउंस होना एक जुर्म है। आज अगर वह इंस्पेक्टर दया नहीं दिखाता तो हम दोनों हवालात में होते और समाज में मेरी क्या इज्जत रह गई। सब लोग देख रहे थे। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? सुमन ने निर्लज्जता से कहा, शर्म तो मुझे तब आती है जब मैं पुरानी साड़ी पहनकर किटी पार्टी में जाती हूं। आप तो बस अपनी इज्जत की पड़ी रहती है। मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं। और वह चेक, वह मैंने आपके पुराने साइन किए हुए चेक में से एक निकाला था जो आपने अलमारी में रखा था। मुझे लगा क्लियर हो जाएगा। रवि सन्न रह गया। तुमने चोरी की? अपने ही पति के साइन किए हुए चेक चोरी किए? सुमन, यह विश्वासघात है। मैं यहां दिन रात मर मर के काम कर रहा हूं। मां बाबूजी की दवाई के पैसे नहीं है मेरे पास, और तुमने 1 लाख रुपए गले में लटकाने के लिए उड़ा दिए। अब मैं कल सुबह 1 लाख रुपए कहां से लाऊंगा? बताओ मुझे। सुमन अब थोड़ी सहमी, क्योंकि रवि की आंखों में उसने ऐसा गुस्सा पहले कभी नहीं देखा था। वह दबी आवाज में बोली, आप किसी दोस्त से मांग लीजिए ना, या ऑफिस से एडवांस ले लीजिए। मैं वादा करती हूं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। रवि हंस पड़ा, एक बहुत ही दर्दनाक और सूखी हंसी। दोस्त? अब कौन सा दोस्त मुझे इतनी रात को 1 लाख रुपए देगा? और ऑफिस से एडवांस? मैं पहले ही बच्चों की स्कूल फीस के लिए एडवांस ले चुका हूं। सुमन, तुमने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने सिर्फ पैसे नहीं उड़ाए, तुमने मेरा सुकून, मेरी नींद और मेरा मान सम्मान सब कुछ आग में झोंक दिया। रवि थका हारा सोफे पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कल सुबह 10 बजे तक का वक्त था। अगर पैसे नहीं मिले तो जेल जाना तय था। उसने अपना फोन निकाला और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने लगा। किसे फोन करे, किससे मदद मांगे? हर नाम के आगे उसे अपनी बेबसी दिखाई दे रही थी। सुमन चुपचाप वहां से खिसक कर बेडरूम में चली गई। उसे शायद अभी भी मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं था, या फिर वह सामना करने से डर रही थी। रवि ड्राइंग रूम में अकेला बैठा रहा। रात के 2 बज चुके थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक पुराने लिफाफे पर पड़ी। यह उसकी LIC पॉलिसी के कागजात थे। उसने सोचा, क्या इसे तोड़कर पैसे मिल सकते हैं? लेकिन उसमें भी वक्त लगेगा। अचानक उसे याद आया कि उसके पास एक सोने की चेन है जो उसकी मां ने उसे शादी पर दी थी। वह चेन उसने लॉकर में रखी थी। क्या उसे बेचकर पैसे जुट सकते हैं? लेकिन लॉकर की चाबी तो सुमन के पास रहती थी। वह दबे पांव बेडरूम में गया। सुमन गहरी नींद में सो रही थी। रवि को यकीन नहीं हुआ, इतना सब होने के बाद यह औरत चैन से कैसे सो सकती है। रवि ने धीरे से अलमारी खोली और लॉकर का बॉक्स निकाला, लेकिन जैसे ही उसने बॉक्स खोला वह खाली था। उसकी सोने की चेन वहां नहीं थी। रवि का दिल जोर से धड़का। उसने पूरा लॉकर छान मारा, लेकिन चेन गायब थी। उसने सुमन को झिंझोड़ कर जगाया। सुमन, सुमन उठो, रवि ने जोर से कहा। सुमन हड़बड़ाकर उठी। क्या हुआ? अब क्या हो गया? मेरी सोने की चेन कहां है जो लॉकर में रखी थी?
रवि ने कांपती आवाज में पूछा। सुमन की नजरें झुक गईं। वह बिस्तर की चादर को मुट्ठी में भींचने लगी। रवि समझ गया। तुमने उसे भी बेच दिया है ना? बताओ मुझे। सुमन ने रोते हुए कहा। वो पिछले महीने मुझे अपनी सहेलियों को 5 स्टार होटल में पार्टी देनी थी। मेरा बर्थडे था और आपके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने वह चेन ज्वेलर के पास गिरवी रख दी थी। सोचा था अगले महीने छुड़ा लूंगी। रवि वहीं फर्श पर बैठ गया। उसके पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। उसकी मां की दी हुई आखिरी निशानी भी जा चुकी थी। उसका घर खोखला हो चुका था। बाहर से चमक दमक वाला यह घर अंदर से कर्ज और झूठ की दीमक से खाया जा चुका था। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया सुमन, रवि ने बहुत धीमी आवाज में कहा। पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन रवि की जिंदगी में अंधेरा और गहरा हो गया था। सुबह के 7 बज रहे थे। रवि पूरी रात नहीं सोया था। उसकी आंखें लाल थीं और सिर भारी था। वह अभी भी सोफे पर उसी मुद्रा में बैठा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रवि चौंक गया। क्या पुलिस इतनी जल्दी आ गई? उसने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने पुलिस नहीं, बल्कि दूध वाला खड़ा था। भैया, पिछला 3 महीने का हिसाब बाकी है, दूध वाले ने रूखे स्वर में कहा। 15,000 रुपए हो गए हैं। आज अगर पैसे नहीं मिले तो कल से दूध बंद, और मैं पुराना हिसाब लेने शाम को आऊंगा, नहीं तो सोसाइटी के प्रेसिडेंट से शिकायत कर दूंगा। रवि ने सिर झुका लिया। भैया, अभी तो दूध वाले ने बात काट दी। नहीं भैया, रोज का यही नाटक है। पैसे नहीं है तो दूध मत लीजिए, हम भी गरीब आदमी हैं। दूध वाला बिना दूध दिए चला गया। रवि ने दरवाजा बंद किया। किचन में गया तो देखा डिब्बे में चाय पत्ती भी खत्म थी। गैस का सिलेंडर भी शायद आज या कल में खत्म होने वाला था। आर्यन अभी तक सोया हुआ था। उसे स्कूल जाना था, लेकिन रवि के पास उसे उठाने की हिम्मत नहीं थी। स्कूल की बस कुछ ही देर में आने वाली थी। रवि ने अपनी जेब टटोली। पर्स में सिर्फ 500 रुपये थे और उसे 3 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए का इंतजाम करना था। उसने एक गहरा फैसला लिया। उसे अपनी आत्मसम्मान को गिरवी रखना ही पड़ेगा। उसने अपने बचपन के दोस्त सुरेश को फोन लगाने का सोचा। सुरेश अब एक बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन रवि ने उससे पिछले 5 सालों में कभी बात नहीं की थी, क्योंकि सुमन को सुरेश का मिडिल क्लास बैकग्राउंड पसंद नहीं था और उसने रवि को उससे बात करने से मना किया था। लेकिन अब डूबते को तिनके का सहारा चाहिए था। हाथ कांपते हुए रवि ने नंबर मिलाया। हेलो, उधर से एक भारी आवाज आई। सुरेश, मैं रवि बोल रहा हूं। रवि की आवाज भर्रा गई। अरे रवि, यार तूने कितने सालों बाद याद किया, कहां गायब हो गया था मेरे भाई? सुरेश की आवाज में वही पुराना अपनापन था। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। जिसे उसने अपनी पत्नी के कहने पर छोड़ दिया था, वह आज भी उसे भाई कह रहा था। सुरेश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बहुत बड़ी मुसीबत में हूं यार। रवि फफक पड़ा। क्या हुआ रवि, सब ठीक तो है? तू रो क्यों रहा है? सुरेश की आवाज चिंतित हो गई। बता मुझे क्या चाहिए? मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, अभी, इसी वक्त, नहीं तो पुलिस मुझे ले जाएगी। रवि ने एक सांस में सब बोल दिया। उधर कुछ सेकंड की खामोशी रही। रवि का दिल धक धक कर रहा था। क्या सुरेश मना कर देगा? रवि, तू चिंता मत कर, मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज, मैं अभी ट्रांसफर करता हूं, और शाम को मिल मुझसे, मुझे पूरी बात जाननी है। रवि ने फोन काटा और फूट फूट कर रोने लगा। ये खुशी के आंसू थे या शर्म के, उसे नहीं पता था। उसने तुरंत अकाउंट नंबर भेजा और 5 मिनट के अंदर उसके फोन पर मैसेज आया, 1 लाख रुपए क्रेडिट। रवि ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने तुरंत वह पैसे उस ज्वेलर के अकाउंट में ट्रांसफर किए और रसीद का स्क्रीनशॉट इंस्पेक्टर को व्हाट्सएप कर दिया। साथ ही ज्वेलर को फोन करके बहुत माफी मांगी। ज्वेलर ने भी पैसे मिलने पर केस वापस लेने की बात कह दी। एक बहुत बड़ा तूफान टल गया था, लेकिन रवि जानता था कि यह समस्या का अंत नहीं है, यह तो बस एक शुरुआत है। सुरेश का कर्ज उसे चुकाना था, दूध वाले के पैसे देने थे, मां को पैसे भेजने थे और सबसे बड़ी बात, सुमन को सुधारना था। रवि नहा धोकर तैयार हुआ। आज वह ऑफिस नहीं जा रहा था। आज उसे घर पर रहकर कुछ कड़े फैसले लेने थे। आर्यन उठकर नीचे आया। पापा, नाश्ता क्या है? मुझे भूख लगी है। और आज दूध नहीं आया क्या? मेरा बोर्नविटा नहीं बना? रवि ने आर्यन को देखा। बेटा, आज दूध नहीं है। आज हम काली चाय पिएंगे और बिस्कुट खाएंगे। छी,
मुझे नहीं खानी काली चाय। आर्यन ने मुंह बनाया। मम्मी कहाँ हैं? मम्मी से बोलो पिज्जा ऑर्डर करें। रवि का गुस्सा फिर से उफनने लगा। उसने आर्यन को डांटने के लिए मुंह खोला ही था कि सुमन कमरे से बाहर आई। वह पूरी तरह तैयार थी, नई साड़ी और मेकअप के साथ। रवि, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? मुझे मार्केट छोड़ दीजिए, आज किटी पार्टी है, मुझे लेट हो रहा है। सुमन ने ऐसे कहा जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। रवि अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, तूफान से पहले की शांति। वह धीरे धीरे सुमन के पास गया। किटी पार्टी? रवि ने पूछा। हां, तो क्या हुआ? अब वह प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना? आपने पैसे भर दिए ना? सुमन ने बेपरवाही से कहा। रवि ने एक जोरदार तमाचा सुमन के गाल पर रसीद दिया। चट की आवाज पूरे ड्राइंग रूम में गूंज गई। आर्यन डर के मारे सोफे के पीछे छुप गया। सुमन अपना गाल पकड़कर जमीन पर गिर गई। उसने हैरत से रवि को देखा। रवि ने आज तक उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था। हां, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, रवि ने कड़क आवाज में कहा। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है सुमन। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। आज से, इसी वक्त से इस घर के नियम बदल रहे हैं। सुमन रोने लगी। आपने मुझे मारा? एक मामूली से हार के लिए आपने मुझे मारा? मामूली हार? रवि चिल्लाया। उस हार के लिए मैंने अपनी आत्मा बेच दी आज। अपने उस दोस्त के सामने हाथ फैलाए जिससे मैंने बात करना छोड़ दिया था। और तुम बेशर्मों की तरह तैयार होकर पार्टी में जाने की बात कर रही हो। दूध वाले के पैसे नहीं हैं, बच्चे की फीस बाकी है और तुम्हें पार्टी करनी है। रवि ने सुमन का पर्स छीना और उसमें से सारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड निकाल लिए। आज से तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। घर का सारा खर्च मैं खुद देखूंगा। और सुन लो, आज से तुम्हारी ये किटी पार्टी, शॉपिंग और घूमना फिरना सब बंद। अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा। और अगर तुम्हें अपनी अमीर सहेलियां और झूठी शान इतनी ही प्यारी है तो दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं और सुमन गाल पर हाथ रखे फटी आंखों से रवि को देख रही थी। यह वो रवि नहीं था जिसे वह अपनी उंगलियों पर नचाती थी। आज उसके सामने एक ऐसा पति खड़ा था जो अपनी बर्बादी के कगार पर पहुंचकर जाग उठा था। रवि ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन उसमें एक लोहे जैसी सख्ती थी। उठो सुमन, रवि ने कहा। फर्श पर बैठकर रोने से अब कुछ नहीं बदलेगा। बहुत रो लिया मैंने, बहुत गिड़गिड़ा लिया। अब काम की बात करते हैं। सुमन धीरे से उठी। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। वह सोफे के कोने में दुबक कर बैठ गई। आर्यन अभी भी सोफे के पीछे से डरकर झांक रहा था। रवि ने आर्यन की तरफ देखा और इशारे से उसे अपने पास बुलाया। आर्यन डरते डरते रवि के पास आया। रवि ने उसे गोद में नहीं उठाया, बल्कि उसके कंधे पर हाथ रखकर सख्ती से कहा, बेटा, अब से जिद और रोना धोना बंद। पापा के पास पैसे नहीं हैं, ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो। आज से तुम्हें वही खाना मिलेगा जो घर में बनेगा, और वही खिलौने मिलेंगे जो तुम्हारे पास पहले से हैं। फिर रवि सुमन की तरफ मुड़ा। और तुम महारानी साहिबा, मैंने अभी अभी काम वाली बाई को फोन करके मना कर दिया है, कल से वह नहीं आएगी। सुमन तड़प कर बोली, क्या आप पागल हो गए हैं? इतना बड़ा घर है, मैं अकेले झाड़ू पोंछा और बर्तन कैसे करूंगी? मैंने आज तक अपने मायके में भी एक गिलास नहीं उठाया। रवि ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, तो अब उठाना सीख लो। जब तक मेरे ऊपर कर्ज है और जब तक हम पटरी पर नहीं आ जाते, इस घर में कोई नौकर नहीं आएगा। और यह जो तुम दिन भर फोन पर चिपकी रहती हो, रवि ने मेज पर रखे सुमन के आईफोन की तरफ इशारा किया, इसका रिचार्ज भी अब मैं नहीं करवाऊंगा। घर में वाईफाई है, उसी से काम चलाओ। बाहर बात करनी है तो बैलेंस डलवाने के लिए खुद कमाओ। आप मुझसे बदला ले रहे हैं? सुमन ने जहर बुझे स्वर में कहा। क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला। बदला? रवि की आंखों में फिर से नमी उतर आई। सुमन, तुम अभी भी नहीं समझ रही हो। यह बदला नहीं है, यह मजबूरी है। मेरे सिर पर सुरेश का 1 लाख का कर्ज है, दूध वाले का उधार है, बिजली का बिल है और बाबूजी की बीमारी का खर्चा है। मेरी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा अब कर्ज चुकाने में जाएगा। हमारे पास जीने के लिए बहुत कम पैसे बचेंगे। यह कोई सजा नहीं है, यह हकीकत है जिसे तुम स्वीकार नहीं करना चाहती। रवि ने अपनी घड़ी देखी। मुझे अब सुरेश से मिलने जाना है, शाम को लौटूंगा। उम्मीद करता हूं कि जब मैं वापस आऊं
तो घर साफ मिलेगा और रात का खाना तैयार होगा। और हां, खाना घर का बना होना चाहिए, बाहर से ऑर्डर करने की सोचना भी मत। इतना कहकर रवि घर से निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही सुमन फिर से रोने लगी। उसने अपना फोन उठाया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त नीता को कॉल लगाया। उसे लगा कि नीता 10 बजे कॉल करेगी, उसकी बात समझेगी और शायद रवि को समझाने में मदद करेगी या कुछ पैसे उधार दे देगी। हेलो नीता, सुमन रोते हुए बोली। अरे सुमन, क्या हुआ डियर? आवाज क्यों भरी हुई है? नीता ने उधर से चहकते हुए पूछा। वैसे आज की किटी पार्टी में तुम क्यों नहीं आई? हमने बहुत मिस किया। मिसेस खन्ना ने नई डायमंड रिंग दिखाई थी, सब जल भुन गए। सुमन ने सिसकते हुए कहा, नीता, मैं बहुत मुसीबत में हूं। रवि ने आज बहुत हंगामा किया। उस ज्वेलर ने पुलिस बुला ली थी। रवि ने मुझे थप्पड़ मारा और अब मेरे सारे कार्ड्स ले लिए। कह रहे हैं घर का काम खुद करो। बाई भी हटा दी। उधर से कुछ पल की खामोशी रही। फिर नीता की आवाज बदल गई। उसमें अब वो अपनापन नहीं था। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ सुमन। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी चादर देखकर पैर पसारो। वह ज्वेलर मेरा भी जान पहचान वाला है। तुमने उसके साथ चीटिंग की, यह तो गलत है ना? सुमन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। नीता, तुम ये कह रही हो? तुमने ही तो कहा था कि वह सेठ ले लो, पेमेंट बाद में हो जाएगी। अब मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। क्या तुम मुझे 50,000 उधार दे सकती हो? मैं कसम खाती हूं, अगले महीने लौटा दूंगी। अरे सुमन, नीता की आवाज में अब रूखापन आ गया था। पैसे तो अभी मेरे पास भी नहीं है। मैंने सारा कैश शॉपिंग में उड़ा दिया। और वैसे भी मेरे पति को पता चला कि तुम्हारे घर पुलिस आई थी, तो उन्होंने मुझे तुमसे बात करने से मना किया है। प्लीज मुझे अब फोन मत करना। मुझे अपनी रेप्यूटेशन खराब नहीं करनी। और फोन कट गया। सुमन हाथ में फोन ले बुत बनी बैठी रही। जिन सहेलियों के लिए उसने अपने पति से झूठ बोला, चोरी की, आज मुसीबत पड़ते ही उन्होंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसे पहली बार रवि की उस बात का मतलब समझ आया कि ये अमीर लोग सगे नहीं होते। उधर रवि अपनी पुरानी बाइक पर शहर के दूसरे कोने में जा रहा था, जहां सुरेश का ऑफिस था। सुरेश का कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा काम था। रवि जब वहां पहुंचा तो ऑफिस की भव्यता देखकर उसे संकोच होने लगा। कहां सुरेश इतना बड़ा आदमी और कहां वह एक साधारण क्लर्क। रिसेप्शनिस्ट ने रवि का नाम सुनते ही उसे तुरंत अंदर भेज दिया। सुरेश अपनी आलीशान कुर्सी से उठकर दौड़ा और रवि को गले लगा लिया। यार, तू आ गया? सुरेश ने रवि की पीठ थपथपाई। बैठ बैठ, चाय पिएगा या कॉफी? रवि की आंखें झुक गईं। कुछ नहीं यार, बस तेरा शुक्रिया अदा करने आया था। तूने आज मेरी जान बचा ली। सुरेश ने रवि के कंधे पर हाथ रखा और उसे कुर्सी पर बैठाया। रवि, दोस्ती में नो थैंक्स, नो सॉरी। लेकिन मुझे सच सच बता, ये नौबत आई कैसे? तेरी तो अच्छी खासी नौकरी है, फिर ये चेक बाउंस और पुलिस। रवि ने सुरेश को सब कुछ बता दिया। सुमन की जिद, महंगी शॉपिंग, किटी पार्टी, घर के हालात और अपनी बेबसी। बोलते बोलते रवि का गला भर आया। सुरेश ने सब कुछ शांति से सुना। फिर उसने गंभीर होकर कहा, रवि, गलती तेरी पत्नी की तो है ही, पर कहीं ना कहीं तेरी भी है। तूने प्यार के नाम पर उसे बिगाड़ दिया। तूने उसे वह सब देने की कोशिश की जो तेरी हैसियत में नहीं था। देख भाई, मैं आज करोड़ों कमाता हूं, लेकिन मेरी बीवी आज भी 500 रुपए की सब्जी वाले से मोल भाव करती है। पैसा होना और अमीर दिखना दो अलग बातें हैं। तू अमीर दिखने के चक्कर में गरीब हो गया। रवि ने सिर हिलाया। मैं समझ गया हूं सुरेश, बहुत देर से समझा, लेकिन समझ गया। अब मैंने घर की कमान अपने हाथ में ले ली है। लेकिन तेरा कर्ज की चिंता मत कर, सुरेश ने बीच में ही टोका। जब हो तब दे देना, अभी अपनी गृहस्थी संभाल। और सुन, अगर तुझे पार्ट टाइम कुछ काम चाहिए तो मेरे ऑफिस में अकाउंट्स का कुछ काम है। शाम को 2 घंटे देकर तू महीने के 10-15 हजार एक्स्ट्रा कमा सकता है। करेगा? रवि की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। हां सुरेश, मैं करूंगा। मैं मेहनत करने से नहीं डरता। मुझे बस अपने परिवार को इस दलदल से निकालना है। शाम को जब रवि घर लौटा तो घर में अंधेरा था। उसका दिल जोर से धड़का। क्या बिजली कट गई? उसने जेब से मोबाइल निकालकर फ्लैशलाइट जलाई। ड्राइंग रूम में सोफे पर सुमन बैठी थी और उसके पास आर्यन लेटा हुआ था। लाइट क्यों नहीं जलाई? रवि ने पूछा। लाइट है ही नहीं, सुमन ने अंधेरे में से जवाब दिया। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं,
बल्कि डर और थकान थी। दोपहर में बिजली वाले आए थे। उन्होंने कनेक्शन काट दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल जमा नहीं हुआ है। रवि ने माथा पीट लिया। उसने कल ही तो ऑनलाइन बिल भरने की कोशिश की थी, लेकिन शायद ट्रांजैक्शन फेल हो गया था या लेट हो गया था, और अब कनेक्शन कट चुका था। मोमबत्ती कहां है? रवि ने पूछा। खत्म हो गई है, बस यह एक बची थी, वह भी बुझ गई, सुमन बोली। आर्यन गर्मी और मच्छरों से परेशान होकर रो रहा था। अभी मुश्किल से सोया है। रवि ने मोबाइल की रोशनी में देखा। घर का हाल वैसा ही था। किचन में सिंक झूठे बर्तनों से भरा पड़ा था। झाड़ू नहीं लगी थी, लेकिन डाइनिंग टेबल पर कुछ जली हुई रोटियां और एक कटोरी में दाल रखी थी। तुमने खाना बनाया? रवि ने पूछा। सुमन ने धीरे से सिर हिलाया। पहली बार बनाया, जल गया। आर्यन ने खाया नहीं, भूखा ही सो गया। रवि का दिल पसीज गया, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। वह जानता था कि यह वक्त कड़ा होने का है। वह डाइनिंग टेबल पर बैठा और सूखी जली हुई रोटी तोड़कर मुंह में डाली। वह कड़वी थी, लेकिन रवि ने चुपचाप खाई। खाना ठीक है, रवि ने झूठ बोला। कम से कम तुमने कोशिश की। सुमन अंधेरे में रवि को खाना खाते हुए देख रही थी। उसे अपनी भूख का एहसास हुआ, लेकिन शर्म के मारे वह उठ नहीं पाई। रवि, सुमन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या सच में अब हम ऐसे ही रहेंगे, अंधेरे में, बिना नौकरों के? रवि ने पानी का घूंट भरा और बोला, हां सुमन, जब तक हम अपनी औकात में जीना नहीं सीख जाते, तब तक ऐसे ही रहेंगे। यह अंधेरा जरूरी है ताकि तुम्हें रोशनी की कीमत समझ आए। मैंने सुरेश के यहां पार्ट टाइम नौकरी की बात की है। अब मैं सुबह 9 बजे जाऊंगा और रात के 9 बजे लौटूंगा। तुम्हें घर संभालना है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे, और अगर नहीं। रवि ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी आर्यन नींद में बड़बड़ाया, मम्मी ऐसी चला दो, गर्मी लग रही है। सुमन की आंखों से आंसू टपक कर उसके हाथ पर गिरे। उसने पास पड़ा अखबार उठाया और आर्यन को हवा करने लगी। आज पहली बार उसने अपने बेटे की तकलीफ महसूस की थी, न कि अपनी। ऐसी की आदत उसे भी थी, पसीना उसे भी आ रहा था, लेकिन आज उसके पास शिकायत करने का कोई हक नहीं था। रात गहरी होती जा रही थी। घर में बिजली नहीं थी, इन्वर्टर भी शायद खराब था या चार्ज नहीं था। उस अंधेरे कमरे में रवि और सुमन अपने अपने विचारों में खोए थे। रवि सोच रहा था कि कल ऑफिस में और सुरेश के यहां काम कैसे मैनेज करेगा, और सुमन 3 सोच रही थी कि कल सुबह जब आर्यन उठेगा और नाश्ता मांगेगा तो वह क्या करेगी। क्या वह सच में बदल पाएगी या यह बस कुछ दिनों का नाटक है? तभी रवि के फोन पर एक मैसेज की बीप बजी। उसने स्क्रीन देखी। यह उसकी मां का मैसेज था, शायद किसी पड़ोसी से टाइप करवाया था। लिखा था, बेटा, तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हम कल सुबह की बस से आ रहे हैं। रवि के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ खड़ी होती है। मां बाबूजी आ रहे हैं इस घर में, जहां बिजली नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है और क्लेश मचा हुआ है। और शहर के अस्पताल का खर्चा, वह यह सब कैसे संभालेगा? रवि ने सुमन की तरफ देखा। क्या सुमन बीमार सास ससुर की सेवा करेगी, या फिर कल घर में एक नया महाभारत शुरू होगा? क्या हुआ? सुमन ने मोबाइल की रोशनी रवि के चेहरे पर पड़ते देख पूछा। मां बाबूजी आ रहे हैं, रवि ने सपाट आवाज में कहा। बाबूजी की तबीयत ज्यादा खराब है, कल सुबह पहुंच जाएंगे। सुमन चुप रह गई। अंधेरे में उसके चेहरे के भाव दिखाई नहीं दिए, लेकिन उसकी खामोशी बता रही थी कि आने वाला कल आज से भी ज्यादा भारी होने वाला है। अगली सुबह की किरणें खिड़की से सीधे ड्राइंग रूम में आ रही थीं, जिससे कमरे का तापमान और बढ़ गया था। बिजली अभी भी नहीं आई थी। रवि और सुमन पसीने में लथपथ थे। आर्यन गर्मी के कारण पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था और अब सोफे पर ही निढाल पड़ा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रवि ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसके माता पिता आ गए हैं। उसने भारी कदमों से जाकर दरवाजा खोला। सामने बाबूजी और मां खड़े थे। बाबूजी का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। वे एक लाठी के सहारे खड़े थे और मां के हाथों में 2 बड़े झोले थे। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम मां, रवि ने झुककर उनके पैर छुए। जीते रहो बेटा, बाबूजी ने कमजोर आवाज में कहा और खांसने लगे। रवि ने जल्दी से उनका सामान लिया
और उन्हें अंदर ले आया। जैसे ही वे अंदर आए, घर की उमस और गर्मी ने उनका स्वागत किया। मां ने चारों तरफ देखा। पंखा बंद था, घर में अजीब सी सीलन थी। रवि, बिजली नहीं है क्या? घर तो भट्टी की तरह तप रहा है, मां ने पल्लू से हवा करते हुए पूछा। रवि की नजरें झुक गईं। वह अपनी बूढ़ी मां और बीमार पिता को क्या जवाब देता कि उनके बेटे ने बिजली का बिल नहीं भरा। हां मां, वो ट्रांसफार्मर जल गया है शायद, पूरी कॉलोनी की लाइट गई है, रवि ने झूठ बोल दिया। तभी सुमन कमरे से बाहर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान थी। उसने साधारण सी कॉटन की साड़ी पहन रखी थी, जो शायद सालों पुरानी थी। उसने सास ससुर को देखा और धीरे से आकर उनके पैर छुए। खुश रहो बहू, मां ने सुमन के सिर पर हाथ फेरा। बड़ी कमजोर हो गई है तू, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। सुमन की आंखों में पानी आ गया। जिस सास को वह हमेशा गंवार समझती थी, आज उसी ने उसकी हालत पर हमदर्दी जताई थी, जबकि उसकी अपनी अमीर सहेलियों ने उसे दुत्कार दिया था। मैं पानी लाती हूं, सुमन लड़खड़ाती हुई किचन की तरफ भागी। किचन में जाकर सुमन ने देखा कि मटके में पानी कम था। उसने जैसे तैसे 3 गिलास पानी निकाला और ट्रे में रखकर बाहर लाई। बाबूजी की हालत बिगड़ रही थी। वे लगातार खांस रहे थे और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रवि, बाबूजी ने हांफते हुए कहा, बेटा मेरा दम घुट रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। रवि के हाथ पैर फूल गए। डॉक्टर? अस्पताल? उसके पास तो ऑटो रिक्शा के भी पैसे नहीं थे। सुरेश से उसने कल ही 1 लाख रुपए लिए थे। अब दोबारा हाथ फैलाते हुए उसे शर्म आ रही थी। जी बाबूजी, मैं अभी देखता हूं, रवि ने कहा और अपनी जेब टटोलने का नाटक करने लगा। मां ने रवि की परेशानी भांप ली। उन्होंने अपने झोले में से एक पुरानी पोटली निकाली और रवि की तरफ बढ़ाई। बेटा, ये कुछ पैसे हैं जो हमने फसल बेचकर बचाए थे, तेरे बाबूजी के इलाज के लिए ही रखे थे, इसे रख ले। रवि ने उस पोटली को देखा। उसमें मुड़े तुड़े 100 और 50 के नोट थे। कुल मिलाकर शायद 2-3 हजार रुपए होंगे। रवि की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। वह शहर में रहता है, अच्छी नौकरी करता है और आज उसे अपने गांव वाले माता पिता की जमा पूंजी लेनी पड़ रही है। नहीं मां, रवि ने पोटली वापस करते हुए कहा, मेरे पास पैसे हैं, आप चिंता मत करो। रवि झूठ बोल रहा था और यह बात सुमन को पता थी। सुमन किचन के दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने कल ही रवि को ताना मारा था कि आप कमाते किस लिए हैं। आज उसे समझ आ रहा था कि रवि की कमाई कहां गई। उसकी साड़ियों में, उसके मेकअप में, उसकी किटी पार्टियों में। आज उसके ससुर की जान पर बनी थी और इसके लिए जिम्मेदार वह खुद थी। दोपहर होते होते बाबूजी की तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी हो गया था। रवि ने एम्बुलेंस बुलाई। सरकारी अस्पताल में भीड़ बहुत थी। स्ट्रेचर पर लेटे बाबूजी दर्द से कराह रहे थे। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, इनके फेफड़ों में गंभीर इन्फेक्शन है, तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और कुछ महंगे इंजेक्शन मंगाने होंगे। काउंटर पर 20,000 रुपये जमा करवा दीजिए। 20,000? रवि के मुंह से निकला। हां, 20,000 और जल्दी कीजिए, देरी हुई तो हम कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर ने रूखेपन से कहा। रवि रिसेप्शन काउंटर के पास दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 20,000 रुपए, उसके पास तो 500 रुपए भी नहीं थे। मां कोने में खड़ी रो रही थी। सुमन रवि के पास आई। उसने रवि के कंधे पर हाथ रखा। रवि ने उसे देखा। सुमन की आंखों में अब वह घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सा डर और पछतावा था। रवि, सुमन ने धीरे से कहा, बाबूजी को कुछ नहीं होगा। पैसे कहां से आएंगे सुमन? रवि ने हताश होकर कहा, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैं एक नालायक बेटा हूं। मेरी वजह से आज बाबूजी। सुमन ने रवि के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं रवि, आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से। यह सब मेरी वजह से हो रहा है। सुमन ने अपनी कलाइयों की तरफ देखा। वहां सोने की 4 चूड़ियां थीं। ये उसकी नानी ने उसे दी थी और रवि ने कभी इन्हें बेचने नहीं दिया था, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आई हो। सुमन ने रवि की तरफ देखा, फिर उन चूड़ियों की तरफ। रवि, सुनार की दुकान यहां से कितनी दूर है? सुमन ने पूछा। रवि चौंक गया। क्यों? सुमन ने अपनी चूड़ियां उतारनी शुरू कर दी। इन्हें बेच दीजिए, इनसे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, बाबूजी का इलाज हो जाएगा। नहीं सुमन, रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया।
यह तुम्हारी नानी की निशानी है। तुम हमेशा कहती थी कि जान दे दोगी पर ये चूड़ियां नहीं उतारोगी। सुमन ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, हां, क्योंकि तब मुझे सोने की कीमत पता थी, रिश्तों की नहीं। आज मुझे समझ आ गया है रवि कि इस सोने की चमक मेरे ससुर की जान से बढ़कर नहीं है। और वैसे भी एक सुहागन का असली गहना उसका पति और उसका परिवार होता है। जब परिवार ही नहीं रहेगा तो ये चूड़ियां पहनकर मैं क्या करूंगी? रवि सुमन को देखता रह गया। क्या यह वही सुमन है जो कल एक हार के लिए घर सिर पर उठा रही थी? सुमन ने जबरदस्ती चारों चूड़ियां रवि के हाथ में थमा दी। जाइए रवि, जल्दी जाइए, बाबूजी के पास वक्त कम है। अपनी झूठी शान के चक्कर में हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। रवि ने चूड़ियां मुट्ठी में भींची और दौड़ पड़ा। उसने पास की ही एक ज्वेलरी शॉप पर जाकर चूड़ियां बेची। ज्वेलर ने उसे 80,000 रुपए दिए। रवि ने दौड़कर अस्पताल में पैसे जमा कराए। बाबूजी का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब वे खतरे से बाहर हैं। रात हो चुकी थी। बाबूजी वार्ड में सो रहे थे। मां उनके सिरहाने बैठी थी। रवि और सुमन अस्पताल के कॉरिडोर में बेंच पर बैठे थे। दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन मन भारी होने की वजह से भूख का एहसास नहीं था। रवि ने सुमन की खाली कलाइयों को देखा। वहां अब कोई चूड़ी नहीं थी, बस चूड़ियों के निशान बाकी थे। सुमन, रवि ने भावुक होकर कहा, मैं वादा करता हूं, जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं तुम्हें वैसी ही चूड़ियां वापस बनवा कर दूंगा। सुमन ने रवि के कंधे पर सिर रख दिया। मुझे चूड़ियां नहीं चाहिए रवि, मुझे बस मेरा पुराना रवि चाहिए। वो रवि जो हंसता था, जो मुझसे बातें करता था। पिछले 2 सालों में मैंने इस पैसे और दिखावे की दौड़ में अपने उस प्यारे से पति को कहीं खो दिया था। मुझे माफ कर दीजिए रवि, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। रवि ने सुमन का हाथ थाम लिया। गलती हम दोनों की थी सुमन। मैं भी तुम्हें खुश रखने के चक्कर में कमजोर पड़ता गया, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बेटी हो। तभी आर्यन दौड़ता हुआ आया। वह मां के पास ही बैठा था। पापा, मम्मी, उसने मासूमियत से पूछा, दादू ठीक तो हो जाएंगे ना? मैंने भगवान जी से प्रेयर की है कि मैं अब कभी नए खिलौने नहीं मांगूंगा, बस दादू को ठीक कर दो। सुमन ने आर्यन को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसका बेटा भी समझ गया था, बस उसे समझने में इतनी देर लग गई। उस रात अस्पताल की उस ठंडी बेंच पर बैठकर सुमन को जो सुकून मिला, वह उसे अपने एसी वाले बेडरूम में कभी नहीं मिला था। उसे समझ आ गया था कि जीवन की असली कमाई बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में परिवार का साथ है। 3 दिन बाद बाबूजी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रवि, सुमन और मां उन्हें लेकर घर लौटे। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, चेहरे पर हवा का एक ठंडा झोंका आया। घर में पंखे चल रहे थे और बत्तियां जल रही थीं। रवि ने हैरानी से सुमन की तरफ देखा। बिजली आ गई? लेकिन बिल तो... सुमन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, चूड़ियां बेचने के बाद अस्पताल का खर्चा देने पर जो 15,000 रुपए बचे थे, उनसे मैंने कल ही जाकर बिजली का बिल और पेनल्टी भर दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि बाबूजी अस्पताल से आकर उस उमस भरे घर में रहें। रवि की आंखों में गर्व और प्यार दोनों उमड़ आए। उसने कुछ कहा नहीं, बस अपनी नम आंखों से सुमन का शुक्रिया अदा किया। अगले कुछ महीने उस घर के लिए एक तपस्या की तरह थे। रवि ने अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदल ली थी। वह सुबह 9 बजे अपने ऑफिस जाता और शाम को 6 बजे सीधे सुरेश के ऑफिस पहुंच जाता। वहां वह रात के 10 बजे तक अकाउंट्स का काम करता। शरीर थककर चूर हो जाता था, लेकिन मन में एक संतोष था कि वह अपनी मेहनत से अपनी गलतियों को सुधार रहा है। उधर घर पर सुमन ने भी काया पलट कर दी थी। जिस सुमन को 1 गिलास पानी उठाने में भी जोर आता था, वह अब सुबह 5 बजे उठती। घर का झाड़ू पोंछा, बर्तन और खाना बनाना सब वह खुद करती। शुरुआत में उसके हाथों में छाले पड़े, कमर में दर्द हुआ, वह कई बार अकेले में रोई भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी किटी पार्टी वाली सिम तोड़कर फेंक दी थी और उन मतलबी सहेलियों से नाता तोड़ लिया था। आर्यन भी अब बदल गया था। जब उसने देखा कि उसके पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं और मम्मी घर का सारा काम कर रही हैं, तो उसने भी जिद करना छोड़ दिया। अब वह स्कूल से आकर अपने दादाजी के पास बैठता, उन्हें दवा देता और उनसे कहानियां सुनता। जो संस्कार उसे महंगे गैजेट्स नहीं दे पाए, वह दादाजी की कहानियों ने दे दिए। 6 महीने बीत गए।
रवि और सुमन ने एक एक पैसा जोड़कर घर चलाया। दिवाली का त्योहार आने वाला था। बाजार सजे हुए थे, लेकिन रवि के घर में इस बार कोई नई सजावट नहीं थी। धनतेरस की शाम थी। रवि अपने काम से लौटा। उसके चेहरे पर आज थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसने सुमन को आवाज दी, सुमन, जरा इधर आना। सुमन रसोई से हाथ पोंछती हुई बाहर आई। क्या हुआ, आज जल्दी आ गए? रवि ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और सुमन के हाथ में रख दिया। यह क्या है? सुमन ने पूछा। खोल कर देखो, रवि मुस्कुराया। सुमन ने लिफाफा खोला। उसमें एक बैंक की रसीद थी और एक पत्र था। यह रसीद सुरेश के कर्ज की आखिरी किश्त की थी। रवि ने सुरेश का पूरा 1 लाख रुपया मय ब्याज चुका दिया था। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। हमने कर दिखाया रवि? हां सुमन, रवि ने उसका हाथ थामते हुए कहा। हमने कर दिखाया। आज हम कर्ज मुक्त हैं। पिछले 6 महीनों में हमने कोई पिज्जा नहीं खाया, कोई फिल्म नहीं देखी, कोई नए कपड़े नहीं खरीदे। लेकिन यकीन मानो सुमन, इन 6 महीनों में मुझे जो नींद आई है वह पिछले 5 सालों में कभी नहीं आई। सुमन ने रवि को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दीजिए रवि, मेरी ही वजह से आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। रवि ने उसकी पीठ थपथपाई। नहीं सुमन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वह मुसीबत नहीं आती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारी असली ताकत क्या है। हम पैसों की चमक में रिश्तों को भूल गए थे। तभी बाबूजी और मां भी अपने कमरे से बाहर आ गए। बाबूजी अब पूरी तरह स्वस्थ थे। उन्होंने रवि को आशीर्वाद दिया। बेटा, असली धन दौलत नहीं, संतोष होता है। आज तुम सच में अमीर हो गए हो। अगले दिन दिवाली थी। शाम को रवि घर आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। पूजा के बाद उसने वह डिब्बा सुमन को दिया। सुमन ने डिब्बा खोला। उसमें सोने की 2 पतली पतली चूड़ियां थीं। वैसी भारी नहीं जैसी उसने बेची थीं, लेकिन सोने की थीं। रवि, ये, सुमन ने हकलाते हुए कहा। पैसे तो कर्ज में, ये बोनस के पैसे हैं, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। सुरेश मेरे काम से बहुत खुश था। उसने मुझे दिवाली बोनस दिया है। मैं जानता हूं ये वैसी भारी चूड़ियां नहीं हैं, लेकिन सुमन ने रवि के मुंह पर उंगली रख दी। उसने वे चूड़ियां अपनी कलाई में पहनी और अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, ये मेरे लिए दुनिया की सबसे महंगी चूड़ियां हैं रवि, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत का पसीना और मेरे लिए आपका प्यार मिला हुआ है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। घर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। बाहर पटाखे फूट रहे थे, लेकिन असली उजाला तो रवि और सुमन के दिलों में हुआ था। उन्होंने सीख लिया था कि चादर देखकर पैर पसारने में ही समझदारी है, और अपनों का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उस रात जब रवि और सुमन अपने साधारण से बिस्तर पर लेटे, तो उनके पास न तो ऐसी की ठंडक थी और न ही महंगे गद्दे, लेकिन उनके पास वह सुकून था जो करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि चंपा षष्ठी की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन की हर परेशानी स्वयं मिट जाती है। दर्शक बंधु, पौराणिक काल की बात है। मणि और मल्ल नाम के 2 दैत्य भाई थे। इन दोनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान पाकर उन दोनों राक्षसों को अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान हो गया। वे सोचने लगे कि अब उन्हें कोई नहीं हरा सकता। इसी अहंकार में चूर होकर उन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। वे आर्षि मुनियों को परेशान करने लगे और देवताओं का अपमान करने लगे। उनके अत्याचारों से धरती कांपने लगी। जब उनका पाप बहुत बढ़ा गया और धर्म की हानि होने लगी, तब सभी देवता और आर्षि मुनि अपनी रक्षा की गुहार लेकर भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत पहुंचे। आर्षियों ने भगवान शिव को अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि कैसे मणि और मल्ल ने चारों तरफ अधर्म फैला रखा है। भक्तों का दुख देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। तब भगवान शिव ने उन राक्षसों का अंत करने के लिए एक रौद्र रूप धारण किया, जिसे हम मार्तंड भैरव के नाम से जानते हैं। उनका यह रूप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था। भगवान मार्तंड भैरव अपने 7 करोड़ गणों की सेना लेकर मणि और मल्ल से युद्ध करने के लिए रणभूमि में उतर आए। उनके हाथों में खड्ग और त्रिशूल चमक रहे थे और वे नंदी पर सवार थे। दोनों पक्षों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। यह युद्ध पूरे 6 दिनों तक चलता रहा। मणि और मल्ल ने अपनी पूरी राक्षसी माया का प्रयोग किया, लेकिन भगवान मार्तंड भैरव के तेज के आगे उनकी एक न चली।
अंत में मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन भगवान ने दैत्य मणि की छाती पर वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही मणि जमीन पर गिरा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मरते समय भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि हे प्रभु, मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। मैं चाहता हूं कि मेरा सिर हमेशा आपके चरणों में रहे। भगवान तो दयालु हैं। उन्होंने मणि की भक्ति देखकर उसे माफ कर दिया और वरदान दिया कि वह हमेशा उनके वाहन के रूप में उनके साथ रहेगा। इसके बाद भगवान ने मल्ल का भी संहार किया। जिस दिन भगवान मार्तंड भैरव ने इन दैत्यों को हराकर धर्म की स्थापना की, वह दिन चंपा षष्ठी का दिन था। इसी खुशी में देवताओं ने भगवान पर हल्दी और चंपा के फूलों की वर्षा की। तभी से इस दिन चंपा षष्ठी मनाई जाती है और भगवान खंडोबा को हल्दी और चंपा के फूल चढ़ाए जाते हैं। तो मित्रों, यह थी चंपा षष्ठी की वह दुर्लभ और पावन कथा। हमें पूरा विश्वास है कि भगवान मार्तंड भैरव की यह कथा आपके जीवन में नई उमंग और सकारात्मकता लेकर आएगी। अगर आपको आज का यह वीडियो और यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ या जय मार्तंड भैरव लिखना न भूलें। प्रभु का नाम लेने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर भक्तिमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जल्द ही मिलते हैं एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भक्ति के मार्ग पर चलते रहें।